हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे क्वेश्चंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब आपको उन्हें बड़े ध्यान से देखते जाना है। मैं जो भी बोलूँगा उनको सुनते चले जाना है और ध्यानपूर्वक हर एक के क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है और ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, हाउ मेनी नेट गेन ऑफ एटीपी अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? 8 एटीपी। अगर हमसे पूछते हैं टोटल एटीपी कितने बनते हैं तो हमें याद रखना है 10 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो नेट गेन कितना हो जाएगा? 8 एटीपी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी NADH2 फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बनते हैं? तो याद रखना है NADH2 बनते हैं 2। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। एक भी स्टेप ऐसी नहीं आती जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स SLP अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले देखेंगे SLP क्या होता है। SLP की फुल फॉर्म हो जाएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब जब कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और उसी लेवल पर हमें क्या मिल जाए? एटीपी मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार SLP होगा? 2 बार। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो याद ही रखना है, यहां पर साइटोप्लाज्म इसकी साइट होती है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन होता है? 1 बार। ठीक है, एक ही बार डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन होता है और इसी वाली स्टेप में NADH2 का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टोटल एटीपी फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस एट SLP लेवल। देखो, अगर हमसे पूछते हैं नेट गेन ऑफ एटीपी इन अ ग्लाइकोलाइसिस तो हम बोलेंगे 8 एटीपी। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर टोटल कितने एटीपी बनते हैं, तब बनेंगे 4 एटीपी। 2 बार SLP होगा, एक बार के SLP में 2 एटीपी, 2 बार के SLP में 2 एटीपी, मतलब टोटल हो गए 4 एटीपी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते हैं। अगर हमसे पूछते हैं टोटल की जगह क्या लगाते हैं? नेट एटीपी फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस एट SLP लेवल, तब हम बोलेंगे 2 एटीपी, क्योंकि 4 बनेंगे, 2 हमने कंज्यूम किए, तो 2 एटीपी यहां पर नेट गेन होगा ऑन द SLP। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। और यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूं वो सारे के सारे रिलेटेड हैं किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोलाइसिस में एक ही बार ऑक्सीडेशन वाली स्टेप आती है और वहां पर किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है? 1,3-bis PGAL का, मतलब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। जब 1,3-bis PGAL ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडाइज होकर PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो PGAL में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, जिसको कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में और PGAL कन्वर्ट हो जाएगा PGA में। तो हमें यहां पर यह बात याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में किस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन होता है? 1,3-bis PGAL का होता है और क्या बनता है? PGA। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी एटीपी यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी यूज होते हैं? 2 एटीपी यूज होते हैं, एक तो फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप की प्रोसेस है? 10 स्टेप की। तो पहली और थर्ड जो स्टेप आएगी वहां पर एटीपी यूज होगा या कंज्यूम होगा, बाकी की स्टेप में एटीपी बनेगा। बाकी की का मतलब जहां जहां पर SLP होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच स्टेप इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस। देखो, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही सही, है ना। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आएगा? लिंक रिएक्शन आएगा, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल आएगा और फिर फाइनली ETS चलेगा। लेकिन इन द केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस तो आएगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद ना तो लिंक रिएक्शन आएगा और ना ही क्रेब्स साइकिल चलेगा और ना ही ETS चलेगा। लेकिन चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलाइसिस किस में चलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में? हाँ चलेगा। यूकैरियोटिक सेल में चलेगा, मतलब चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर हमसे कोई पूछते हैं कि व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से। फाइनली क्या बनता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, ग्लूकोज, जिसके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो ग्लाइकोलाइसिस के सबस्ट्रेट में 6 कार्बन होते हैं। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट में होंगे 6 कार्बन और प्रोडक्ट में होंगे 3 कार्बन। उम्मीद करता हूं आपको ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपको इनको बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर करें। थैंक यू।